हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस जिनका आंसर जो है एक वर्ड में या एक लाइन में होने वाला है। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये पिक किए हुए हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट में से। तो इन सवालों को करने का मतलब ये है कि आपने जो भी पढ़ाई अभी तक करी है एनसीईआरटी से वो रिवाइज हो चुकी है एक बार। सारे जो पॉइंट्स हैं, सारा जो थ्योरी है, इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको रिवाइज होने वाला है। रिवाइज यहाँ पे मैं वर्ड जो है उसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि यदि आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़ा है तो उतना बेनिफिट शायद ना मिले, लेकिन यदि आपने एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लिया है तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सवाल 1 जो पेज नंबर 234 से लिया हुआ है। इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब है कि सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है और एसी सप्लाई है, एसी सोर्स है। वोल्टेज एंड करंट आर इन ब्लैंक स्पेस विद ईच अदर। तो आप देखिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू में समझा देता हूं। यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर है और इसके अक्रॉस हमने एक एसी का सोर्स लगाया हुआ है। तो इस वाले केस में वोल्टेज और करंट जो होते हैं उनका इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और करंट भी हमारा इस तरीके से वेरी करता है, V नॉट डिवाइडेड बाय R साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहां पे जो साइन या कॉस लिखा है, कॉस के अंदर जो भी क्वांटिटी है, या कह सकते हैं कि साइन का जो एंगल है, या यदि यहां पे कॉस होता तो कॉस के अंदर जो भी लिखा होता ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसे कहा जाता है फेज। इसे क्या कहा जाता है? फेज कहा जाता है। तो जो वोल्टेज का फेज है और जो करंट का फेज है वो बिल्कुल बराबर होता है, वो बिल्कुल सेम होता है इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट फेज जो है वोल्टेज और करंट का वो एक समान रहता है। तो हम इन्हें फेजर की फॉर्म में यदि दिखाते हैं, तो हम इनको दिखाते हैं इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों का जो फेज है वो बराबर होता है, V और I का फेज बराबर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि वोल्टेज और करंट इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आर इन सेम फेज, ठीक है, याद रखिएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा, ठीक है बच्चों। और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चों। और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में, तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ, ठीक है ना। 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है, ठीक है ना। ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60, और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का, ठीक है बच्चों। और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है ना। 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। किस तरीके से? अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है, तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो
तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है वो आपको मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके, ठीक है। तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से? इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है। मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है 17 नवंबर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच, ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है ना, 17 नवंबर से, ठीक है ना। 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का, ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें आईपैड मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है और ये JBL के हेडफोन्स हैं और Amazon के वाउचर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद हम चलते हैं आगे अगले सवाल नंबर 2 की तरफ, जो पेज नंबर 234 से लिया हुआ है। सवाल कहता है आपसे, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है एक फिक्स पीरियड के बाद रिपीट हो रही है, और वो है इस तरीके से V = V0 sin ओमेगा t is applied across an AC circuit containing a resistor only। सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर उस सर्किट में लगा हुआ है। The current through the circuit is given by। तो भाई यदि वोल्टेज ये है तो करंट की वैल्यू को लिखा जा सकता है I = I0 sin ऑफ ओमेगा t। देखिए फेज बराबर होना चाहिए और यहां पे जो I0 होता है, I0 को लिखा जा सकता है V0 डिवाइडेड बाय R। I0 = V0 बाय R। तो हमारे पास करंट की वैल्यू मिल जाती है दैट V0 बाय R इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। साइन ऑफ ओमेगा टी इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। सवाल कहता है आपसे, इफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज एक्सप्रेस्ड एज I = I0 sin ओमेगा टी, देन इट्स एवरेज वैल्यू फॉर हाफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू। तो हाफ टाइम पीरियड में इसका एवरेज वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है कितना होने वाला है। तो यहां पे देखिए बेटा, जो इस फंक्शन का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है, तो यहां से मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूं, कितना होगा, टाइम पीरियड होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो इसका हाफ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, हाफ टाइम पीरियड हो जाएगा इसका T/2, दिस इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा। तो ये हाफ टाइम पीरियड हो गया। तो हमें बताना है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम t = 0 टू t = T/2। इतने टाइम पीरियड में आपको बताना है, इस टाइम इंटरवल में बताना है कि इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा। तो किसी भी इंटरवल में किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ ft dt। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है टाइम का, 0 से लेके t तक उसका एवरेज निकालना है, तो ये उसका फॉर्मूला होता है, ये है एवरेज ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम t। सिमिलरली करंट का एवरेज निकालना है, तो यहां पे हम करंट वाला फंक्शन लिख देंगे। तो हमें करंट का एवरेज यदि निकालना है तो यहां पे मैं लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ I0 sin ओमेगा t, और यहां पे आ जाएगा dt 0 से लेके पाई बाय ओमेगा, और नीचे आ जाएगा आपके पास पाई बाय ओमेगा -0, पाई बाय ओमेगा -0, बिकॉज इंटीग्रल dt क्या होता है t। तो 0 से t लिमिट लगाएंगे तो t -0 बचेगा, t की वैल्यू है पाई बाय ओमेगा -0। तो ये आपको रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो I0 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो आपको यहां से मिलेगा
आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल मिलेगा आपको -1 अपॉन ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, और लिमिट आ जाएगी आपके पास 0 से पाई बाय ओमेगा, और नीचे आपको मिल जाएगा डिनोमिनेटर में पाई बाय ओमेगा के बराबर। तो यहां आपको मिलता है माइनस ऑफ आई नॉट बाय ओमेगा, माइनस ऑफ आई नॉट बाय ओमेगा, और यह आ जाएगा आपके पास पाई बाय ओमेगा, और यहां मिलेगा आपको कॉस ऑफ ओमेगा इंटू पाई बाय ओमेगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0। तो ये आपको मिल जाता है ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, माइनस ऑफ आई नॉट बाय पाई, और कॉस पाई का होता है -1 और ये कॉस 0 है -1, तो आपको यहां से मिल जाता है 2 आई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा। 2 आई नॉट बाय ओमेगा आपको एवरेज वैल्यू यहां पर मिल जाती है करंट की इन हाफ टाइम पीरियड। अब इसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 235 पर दिया है। द एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना होगा ओवर अ कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल का मतलब होता है कि पूरा चक्कर मतलब t बराबर 0 से लेकर 2 t बराबर पूरा टाइम पीरियड विच इज 2 पाई बाय ओमेगा। तो आपको इस इंटरवल में बताना है कि एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी की कितनी होने वाली है। तो वैसे तो आपको याद होना चाहिए क्या, इन वन साइकिल की यदि बात की जाए, वन साइकिल, तो एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी या साइन थीटा कितना होता है 0, एवरेज ऑफ कॉस थीटा कितना होता है 0, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1/2, और एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे थीटा हो चाहे टी हो चाहे ओमेगा टी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे कोई भी आपके पास वेरिएबल हो, एवरेज वैल्यू की यदि बात करते हैं इन वन साइकिल, तो ये आती है 0 0 के बराबर, और ये हाफ और हाफ के बराबर आ जाती है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो आंसर आपको याद होना चाहिए इस चीट शीट से कि इसका आंसर तो हाफ आएगा। अब मैं आपको फुल फ्लैश तरीका बताता हूं कि कैसे आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि साइन कॉस या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही आए, हो सकता है कोई और फंक्शन भी आ जाए, साइन क्यूब आ जाए, है ना। तो तब कैसे हम सॉल्व करेंगे, तब कैसे एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला आप यहां पे इस्तेमाल कीजिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो भी फंक्शन है उसमें dt से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करिए 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा तक, और नीचे आपको इंटीग्रेट करना है dt को कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा तक। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन का कोई जनरल रिजल्ट हमें नहीं मालूम है, तो हम क्या करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे डबल एंगल फॉर्मूले से। तो हम जानते हैं ये बात कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको मिल जाती है कितनी, 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर को मैं सब्सटीट्यूट करने वाला हूं, तो आपको मिल जाएगा 1/2 माइनस 1/2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, और यहाँ आ जाएगा आपके पास dt। इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा तक, और नीचे आपको मिल जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे फंक्शन को, तो आपको यहां से मिलने वाला है 2 पाई बाय ओमेगा, और यहां पे आपको मिलेगा 1/2 माइनस हाफ ऑफ, और यहां मिलेगा आपको कॉस ऑफ 2 ओमेगा, टी की जगह लिखूंगा यहाँ पे 2 पाई बाय ओमेगा माइनस ऑफ कॉस 0, ये रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके बाद आप यहां देख सकते हैं ये आपके पास पूरा एक्सप्रेशन मिल रहा है, नीचे जो है वो क्या है आपके पास 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहां ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचता है cos 4 पाई माइनस cos 0। यदि cos का ग्राफ बनाया जाए तो आप cos 4 पाई की वैल्यू जो है आप देख सकते हैं कि ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, और ये पाई है, और ये 2 पाई है, ऐसे ही 4 पाई। तो 2 पाई पे वैल्यू 1 के बराबर है, तो 4 पाई पे वैल्यू भी 1 के बराबर होगी। तो ये वैल्यू 1 के बराबर है, ये वैल्यू 1 के बराबर है, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, और आपके पास बचता है सिर्फ ये वाला टर्म। तो आपको आंसर मिलता है पाई बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उल्टा होके आ जाएगा ऊपर, इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई।
तो पाई से पाई गया, ओमेगा से ओमेगा गया, आंसर आ गया कितना आपके पास 1/2 के बराबर। सो 1/2 विल बी योर फाइनल आंसर। तो हम चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का, और यदि स्पेशली साइन कॉस या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाए तो उसका एवरेज वैल्यू हमें याद रखना है कि दिस इज द एवरेज वैल्यू फॉर वन साइकिल। वन साइकिल की बात करें तो एवरेज इतना, 2 साइकिल में तो अपने आप रिपीट करेगा एक दूसरे को, समझ गए ना कि हर एक साइकिल के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। तो हम एक साइकिल के लिए एवरेज निकालें, 2 के लिए निकालें, 3 के लिए निकालें, 4 के लिए निकालें, इंटीग्रल नंबर ऑफ साइकिल के लिए निकालें, आंसर हमारा 1/2 के बराबर ही आने वाला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 5 की तरफ, जो पेज नंबर 236 से लिया हुआ है। सवाल कहता है आपसे, द इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज कॉल्ड ब्लैंक स्पेस वोल्टेज। इफेक्टिव सप्लाई, इफेक्टिव वोल्टेज, इफेक्टिव करंट को कहा जाता है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, तो वोल्टेज इफेक्टिव वोल्टेज है तो आरएमएस वोल्टेज, और इफेक्टिव करंट है तो उसे आरएमएस करंट हम कहते हैं। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। और निकालते कैसे हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ टी आपके पास कोई फंक्शन है और आपको इसका एवरेज आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे और इसको स्क्वायर करने के बाद इसका एवरेज निकालेंगे। इसका एवरेज निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना होगा 0 से लेके t, और नीचे आएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ dt 0 से लेके t, और उसके बाद इस पूरे एवरेज वैल्यू को हमें स्क्वायर रूट लेना होगा। तो ये हमने स्क्वायर रूट इसका ले लिया, तो हमें यहां से मिल जाता है आरएमएस वैल्यू ऑफ y। आरएमएस वैल्यू ऑफ y हमें यहां से मिल जाता है। ठीक, समझ गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ, जो पेज नंबर 237 पे दिया हुआ है। ब्लैंक स्पेस इज अ वेक्टर दैट रोटेट्स अबाउट द ओरिजिन विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो एसी वाले चैप्टर में यदि बात करें तो एक रोटेटिंग वेक्टर को हम फेजर कहते हैं, या फेजर को हम रोटेटिंग वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमें मिलने वाला है फेजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। सवाल आपसे कहता है कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है हैविंग द ईएमएफ E is equals to E0 sin omega t plus pi by 6 is applied across an AC circuit containing pure inductor L, then the expression of current through the inductor is equal to। तो हमारे पास एक इंडक्टर है और इस इंडक्टर के अक्रॉस एक एसी सोर्स अप्लाई कर दिया जाता है। तो हमें ये बात याद होनी चाहिए कि जब एक प्योर इंडक्टर के अक्रॉस एसी सप्लाई लगाई जाती है, एसी सप्लाई लगाई जाती है प्योर इंडक्टर के अक्रॉस, तो वहां पे वोल्टेज जो है, वोल्टेज लीड करता है, लीड करता है किसको, करंट को। कितने एंगल से, बाय π/2। इसका मतलब यह है कि जो फेज होने वाला है वोल्टेज का वो π/2 ज्यादा होगा करंट के फेज से, या फिर मैं इसे ऐसे कह सकता हूं कि करंट का फेज 90 डिग्री कम होगा इस वोल्टेज के फेज से। तो यहां पे देखिए बेटा ओमेगा टी प्लस π/6, ये जो फेज है वोल्टेज का, ये क्या है बेटा, फेज ऑफ वोल्टेज। इसमें से कम कर दीजिए π/2 को, तो हमें मिल जाएगा फेज ऑफ करंट हमें प्राप्त होने वाला है। तो अभी हम पहले फेज की कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर हम करंट की पीक वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो यहां देखिए इस π/6 यानी 30 में से माइनस करेंगे 90 डिग्री, तो आपको मिलेगा 60 डिग्री। तो यहां आपको मिल जाता है ओमेगा टी, और यहां पे मिलेगा माइनस ऑफ π/3, ये आपको यहां पे मिलने वाला है फेज ऑफ करंट। तो हमें करंट का फेज मिल गया, तो क्या कर सकते हैं, तो हम यहां पे कर सकते हैं क्या कि निकाल सकते हैं करंट I इज इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ फेज क्या है हमारे पास, ओमेगा टी माइनस π/3, और I0 की जो वैल्यू है उसे निकाला जा सकता है कैसे, दैट I0 इज इक्वल्स टू V0 डिवाइडेड बाय XL, और यहां आ जाएगा साइन ऑफ दिस मच एक्सप्रेशन, और XL की वैल्यू लिखी जा सकती है ओमेगा इंटू L के बराबर। तो यहां से आपको मिल जाता है करंट I इज इक्वल्स टू V0 अपॉन ओमेगा इंटू L, और यहां मिल जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/3। I0 इज इक्वल्स टू V0 बाय ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस π/3, आपको रिजल्ट यहां पे मिल जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 239 पे दिया हुआ है।
द एवरेज पावर सप्लाइड टू इंडक्टर ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू। देखिए जब वोल्टेज वेरी हो रहा है, बिकॉज अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करते हैं, तो करंट भी अल्टरनेटिंग होता है, करंट भी टाइम के साथ चेंज होता है। तो जाहिर सी बात है वोल्टेज इंटू करंट दैट इज पावर, तो पावर भी वेरी करने वाली है टाइम के साथ, और पावर टाइम के साथ वेरी करेगी तो हम उस वाले केस में हम एवरेज पावर निकालते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में कितना एवरेज पावर कंजम्पशन हो रहा है। तो एवरेज पावर कंजम्पशन यदि सिर्फ इंडक्टर में पूछा जाए तो आंसर होता है 0। सिर्फ कैपेसिटर में पूछा जाता, यदि यहां पे सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा होता तो अभी उसमें एवरेज पावर जो है कितना होता, 0 के बराबर होने वाला था। तो जब तक हमारे एसी सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है तो एवरेज पावर 0 ही मिलेगा। एवरेज पावर 0 ही मिलेगा जब तक रेजिस्टेंस उस सर्किट में नहीं होगा। ठीक है, ओवर एवरेज की बात कर रहे हैं, ओवर वन साइकिल, एक साइकिल का एवरेज 0 ही मिलेगा जब तक रेजिस्टेंस नहीं होगा उस सर्किट में। सवाल नंबर 9 की बात करते हैं, पेज नंबर 238 पे सवाल कहता है आपसे द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सएल की बात कर रहे हैं, इज प्रोपोर्शनल टू सिग्नल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड अक्रॉस इंडक्टर। तो यहां पे बताना है कि प्रोपोर्शनल की प्रीफिक्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम जानते हैं कि एक्सएल जो है वो क्या होता है हमारे पास ओमेगा इंटू एल के बराबर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू एल। तो आप देख सकते हैं कि एक्सएल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा आंसर भी कितना होगा, डायरेक्टली होगा हमारा आंसर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ, जो पेज नंबर 241 पे दिया हुआ है। इफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज E is equal to E naught sin omega t is applied across pure capacitor of capacitance C, then amplitude of alternating current is equal to। तो एक चीज और आप सीखिए यहां पर, यदि आपके पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, या फिर मैं आपको एक ही फॉर्मूला बताता हूं विच विल वर्क फॉर ऑल टाइप ऑफ एसी सर्किट। ठीक है, यदि आपके पास एक सर्किट में L, C और R लगे हुए हैं सीरीज में, LCR लगे हुए हैं सीरीज में, तो फॉर्मूला होता है V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू Z, V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू Z, एंड VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा लगा सकते हैं, यदि सीरीज में लगे हुए हैं इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। ठीक है, तो क्या हम सर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट इनटू Z लगा सकते हैं क्या? तो ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते, बट ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं। अब Z का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा कि इंपीडेंस होता है हमारे पास XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला आप हमेशा लगा सकते हैं और इन दोनों वेरिएबल्स को आप रिलेट करवा सकते हैं। अब यदि मान लीजिए किसी सर्किट में ना कैपेसिटर है ना इंडक्टर है, तो इसको भी 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा Z इज इक्वल टू R। और यदि मान लीजिए कैपेसिटर नहीं है, सिर्फ इंडक्टर है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का जो रिएक्टेंस है उसको 0 कर देंगे और XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हमारा आंसर मिल जाएगा। यदि मान लीजिए सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटेंस भी नहीं है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और XL का स्क्वायर का अंडर रूट आपको मिलेगा XL के बराबर। तो भैया ये फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है, इसका मतलब XL की वैल्यू 0 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, तो Z की वैल्यू आपको मिलने वाली है XC माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से आंसर XC के बराबर। तो Z की वैल्यू मिल जाएगी XC के बराबर। तो यहां से आप निकाल सकते हैं क्या, दैट E नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू Z, और पूछा गया है आपसे I नॉट, तो I नॉट की वैल्यू मिल जाती है E नॉट बाय Z के बराबर। तो ये आंसर आपको मिल जाता है I नॉट इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय Z। ठीक है, और Z की जगह क्या लिख सकते हैं XC, तो आ जाएगा आपके पास E नॉट बाय XC, और XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C, तो आपको आंसर ये भी मिल जाएगा ओमेगा C इंटू ये E नॉट, ओमेगा C E नॉट हमारा आंसर फाइनल हो जाता है। ठीक, आसान सवाल, मैंने पूरा तरीका आपको समझाया कि कैसे सवालों को सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ, जो पेज नंबर 242 से लिया हुआ है। इन प्योर कैपेसिटिव AC सर्किट वोल्टेज ब्लैंक स्पेस द करंट बाय फेज एंगल दिस। तो पूछ रहा है कि
वोल्टेज करंट को लीड करता है, लैग करता है, कितने एंगल से लीड करता है, कितने एंगल से लैग करता है, ये आपको बताना है। तो यदि प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट लीड करता है बेटा, याद रखिएगा, करंट लीड्स बाय पाई बाय 2। तो सर्किट वोल्टेज लेग्स बिहाइंड लिख सकते हैं, लेग्स बिहाइंड द करंट बाय फेज एंगल 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन। पाई बाय 2 रेडियन से ये लैग करता है हमारा वोल्टेज इन प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, यदि आपके पास प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, यदि आपके पास प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट, और यदि आपके पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तो इस वाले केस में क्या होता है, प्योरली कैपेसिटिव के केस में करंट लीड करता है, करंट लीड्स बाय पाई बाय 2। देखिए हमेशा जो ये लीडिंग और लैगिंग वाला चीज है वोल्टेज और करंट के बीच में ही हम देखते हैं। तो करंट लीड कर रहा है किससे, वोल्टेज से, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज लीड्स बाय एंगल पाई बाय 2। और यदि आपके पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो कोई भी लीड नहीं करता है, कोई भी लैग नहीं करता है, बोथ आर इन सेम फेज, बोथ आर इन सेम फेज, ठीक। और यहां लीडिंग का मतलब है कि फेज पाई बाय 2 से ज्यादा है, करंट लीड्स बाय वोल्टेज बाय पाई बाय 2, इसका मतलब करंट का फेज पाई बाय 2 ज्यादा है। यहाँ पे वोल्टेज का फेज पाई बाय 2 ज्यादा है करंट से, यहाँ पे करंट का फेज पाई बाय 2 ज्यादा है वोल्टेज से। और रेजिस्टेंस वाले केस में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, करंट और वोल्टेज दोनों का फेज ही समान रहता है, कोई भी आगे कोई भी पीछे नहीं होता है। अब यदि इसके बाद कोई कॉम्बिनेशन बता दे आपको, कॉम्बिनेशन है कि हमारे पास आरएल सर्किट है, एलआर सर्किट है, आरसी सर्किट है, हमारे पास एलसीआर सर्किट है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस में कुछ भी हो सकता है एंगल, और वो एंगल उस समय डिफाइन किया जाता है फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स आर बाई जेड। कॉस इनवर्स आर बाई जेड ये एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक बात। अब आगे चलते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 245 पे दिया हुआ है। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू, तो इंपीडेंस का फॉर्मूला बताना है एलसीआर सर्किट के लिए, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमारे पास इंपीडेंस की वैल्यू होने वाली है। सवाल नंबर 13 की बात करें, पेज नंबर 246 पे दिया है, एन AC सोर्स given by E is equals to E naught sin omega t is applied to a series LCR circuit, then current is given by I is equals to I naught sin omega t plus phi, here phi is given by। तो मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले, 2 सवाल पहले, कि जब हम बात करते हैं किसी भी कॉम्बिनेशन की कि प्योर कैरेक्टर नहीं है, एलसीआर है, एलआर है या सीआर सर्किट है, तो उस केस में जो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल होता है वो फाई होता है, और फाई की वैल्यू होती है कॉस इनवर्स आर बाय जेड, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर टेन इनवर्स में और कॉस इनवर्स में आर बाय जेड। दिस इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एलसीआर सर्किट और एनी टाइप ऑफ सर्किट, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल नंबर 14 की तरफ, और जो पेज नंबर 248 से लिया है। इन एन एलसीआर सर्किट इफ एक्सएल इज द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड एक्सी इज द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, देन एट रेजोनेंस पे क्या रिलेशन होता है इन दोनों में कि एक्सएल और एक्सी की जो वैल्यू है बराबर हो जाती है। एक्सएल जो है बराबर हो जाता है एक्सी के, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल के बराबर, और एक्सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, और यहां पे मैं लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, और यहां से ओमेगा की वैल्यू मिल जाती है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। तो इस फ्रीक्वेंसी को एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और इस फ्रीक्वेंसी पर इंपीडेंस हो जाता है मिनिमम और करंट हो जाता है मैक्सिमम, पावर का जो कंजम्पशन है वो भी मैक्सिमम हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ, जो पेज नंबर 248 से लिया है। एट रेजोनेंस द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम हो जाता है, और उसकी वैल्यू हो जाती है किसके बराबर, Z की वैल्यू हो जाती है XL माइनस XC का स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर ये जनरल फॉर्मूला है, एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाती हैं तो ये दोनों बराबर हो गए तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो 0 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो z की वैल्यू मिल जाती है r के बराबर, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। और ये कब होता है, जब आ जाता है रेजोनेंस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 250 से लिया है। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। क्वालिटी फैक्टर कहें या शार्पनेस कहें, आपसे पूछा गया है क्या होता है। तो इसके काफी सारे फॉर्मूले हैं। तो एक तो फॉर्मूला है ओमेगा नॉट एल बाय आर, ओमेगा नॉट एल बाय आर, और इसे लिख सकते हैं दैट 1 अपॉन आर अंडर रूट ऑफ एल बाई सी। ये फॉर्मूले आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, और ये देख सकते हैं 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी, ओमेगा नॉट एल बाय आर, 1 अपॉन ओमेगा नॉट आर सी, और ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये सब क्वालिटी फैक्टर को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं। आपको जो भी क्वांटिटीज दी जाएं तो वो वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, पेज नंबर 252 पे दिया है, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस इज इक्वल टू। तो एवरेज पावर निकालनी है तो फॉर्मूला आप लगाएंगे IRMS का स्क्वायर इनटू आर। ये जो है पावर जनरेट होती है ऑन एन एवरेज एट रेजोनेंस। रेजोनेंस के समय क्या होता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं एज अ ट्रिक कि कैपेसिटर और इंडक्टर को आप रिमूव कर दीजिए, यदि रेजोनेंस आ चुका है तो इसका मतलब वो सिंपल एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। तो उस केस में जो पावर डेवलप होगा दैट विल बी इक्वल टू IRMS स्क्वायर इनटू आर के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ इंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट बताना है, मैकेनिकल एनालॉग बताना है इंडक्टेंस का क्या होगा, तो इसका जवाब है मास। ठीक है, तो मास की एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, ऐसे ही यहाँ इंडक्टेंस भी एक इनर्शिया की तरह बिहेव करता है इन इलेक्ट्रिकल यूनिवर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, पेज नंबर 261 से लिया है, इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर IS इज ब्लैंक स्पेस देन IP। IS और IP में कंपैरिजन बताना है। तो स्टेप अप वोल्टेज पहले आप याद कीजिए कि होता क्या है। स्टेप अप का मतलब है कि चढ़ा दो, किसको चढ़ा दो, वोल्टेज को चढ़ा दो। तो वोल्टेज यदि प्राइमरी में इतना है तो सेकेंडरी में वोल्टेज जो है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये कन्वर्जन होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में। और वोल्टेज बढ़ा दिया है तो किसके एक्सपेंस पे बढ़ाया है, करंट के एक्सपेंस पे बढ़ाया है। इसका मतलब करंट जो है प्राइमरी वो ज्यादा रहा होगा और करंट जो सेकेंडरी है वो छोटा रहा होगा। तो तभी जाके IP इंटू VP और VS इंटू IS बराबर रह पाएंगे आइडियल ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, आप चाहे याद भी रख सकते हैं, चाहे ट्रांसफॉर्मर आइडियल हो या ना हो, VP स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में VP छोटा होगा, ये बड़ा होगा, और करंट बड़ा होगा, ये करंट छोटा होगा। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा IS, यानी कि सेकेंडरी सर्किट में जो करंट है वो कम होगा, लेसर देन लिखेंगे यहाँ पे, लेसर देन IP, लेसर देन IP। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो पेज नंबर 252 पे दिया है, फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है cos phi और इसका फॉर्मूला होता है R/Z। तो यदि प्योरली इंडक्टिव सर्किट है इसका मतलब रेजिस्टेंस उसमें है ही नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है तो न्यूमरेटर बन जाएगा 0। तो आपको मिल जाता है आंसर 0/XL, 0/XL कितना आ जाएगा आपके पास, ये 0 के बराबर। ठीक है, आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0। प्योरली इंडक्टिव पूछा जाए तो भी पावर फैक्टर 0 है, और यदि प्योरली कैपेसिटिव पूछा जाता तो भी पावर फैक्टर 0 के बराबर आता। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइए। इट मीन्स अ लॉट कि आप जब कमेंट में लिख के बताते हैं कि हमें वीडियो के बारे में, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं।